छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं में समास व्याकरण में अपन देखे शब्द निर्माण जब पढ़ रहे थे। सबसे पहले अपन ने उपसर्ग पढ़ा, फिर प्रत्यय पढ़ा और उसी का एक भाग था समास, है ना। जो इसका अभी तक वीडियो आपके सामने नहीं आया है और नहीं इसकी क्लास लगी है, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि क्लास इसको लग जाएगा तो मैं अच्छे से इसको बोर्ड पे समझा पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपन इसी ऑफलाइन क्लास में समास को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब समास को यदि हम देखें तो जो अपन जब इससे पहले उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे थे, ये सब क्या था? शब्द निर्माण की प्रक्रिया थी। और समास भी जो है एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। इसकी हम परिभाषा देखें जो आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है आपके स्क्रीन पे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये थोड़ी सी क्लिष्ट परिभाषा आपको लग रही है। क्या लग रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। यदि हम इसको अपनी भाषा में इसको परिभाषित करें या फिर अपन इसको सरलता से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, परस्पर संबंध रखने वाले। परस्पर संबंध रखना मतलब ऐसे शब्द जिसका एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित है, ऐसे शब्द जिनका एक दूसरे के साथ संबंध है ना। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द, जैसे हमने बोला छात्र के साथ वास लगा दिया तो छात्रावास, छात्र के लिए छात्र का आवास है ना, छात्र का रहने का स्थान छात्रावास, छात्रावास है ना। विद्या का आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय अपन लिख रहे हैं, विद्याधन आलय, विद्या का आलय है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। यदि हम इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष। इस शब्द का विग्रह करते तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ष। तो हम ये देख रहे हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि राज प्लस पुत्र क्या बन गया? राजपुत्र, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? समास की रचना को देख रहे हैं। समास रचना में दो पद होते हैं। अब इस स्क्रीन पे भी आपको मिल रहा होगा, मैं थोड़ी अपनी भाषा में इसको बता दे रहा हूँ। समास रचना में दो पद होते हैं। एक है पहला पद जिसको कहते हैं पूर्व पद कहा जाता है। जैसे इस परिभाषा में आपने पहली वाली जो परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। अब इसने क्या कहा है? समस्त पद। समस्त पद मतलब पूरा पद। लेकिन यहाँ पर क्या मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब हम मतलब इसकी रचना करते हैं, जैसे अपने समास की रचना हुई, जैसे राजपुत्र लिखा, राज प्लस पुत्र है ना, तो समास रचना में दो पद हो गए। एक तो क्या हो गया? राज, और दूसरा पुत्र। तो पहला पद इसको पूर्व पद कहा जाता है ना, तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। दूसरा पद क्या कहलाता है? उत्तर पद। इन दोनों पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो ये जो परिभाषा आपके स्क्रीन पे शेयर हो रही है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसके समस्त पद, उसे समस्त पद कहते हैं और उसी रचना को समास कहते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको और क्लैरिफाई कर रहे हैं कि पहला पद क्या कहलाएगा? पूर्व पद, और दूसरा पद क्या कहलाएगा? उसका उत्तर पद, और दोनों पद मिलकर क्या कहलाएंगे? समस्त पद। इन दोनों पदों के मेल से जो नया पद बनता है उसे समस्त पद हम कहते हैं। जैसे माता और माता पिता, माता और पिता नहीं लगा के हम क्या लगते हैं? माता, बीच में एक डैश लगाते हैं, माता पिता। तो माता जो है पूर्व पद हो गया और पिता क्या हो गया? उत्तर पद, ठीक है। अब हम समास के भेद यहाँ पर देख रहे हैं, समास के भेद। तो मैं इसको आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूं बेटा थोड़ा सा। इसको आप देखिए थोड़ा सा। तो समास के जो भेद है, मुख्य रूप से हम देख रहे हैं समास के कितने भेद है? 6 भेद है। कई किताबों में, आपकी बुक में भी आपको शायद मिलेंगे, उसका 4 भेद, फिर उसको अलग अलग किया जाता है। अब इसको ऐसा पढ़िए कि समास के भेद जो है, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययवाच्य समास, दूसरा है कर्मधारय समास। तो पहला जो मैंने आपकी डेफिनेशन यहाँ पर निकाल के रखी है, अव्ययवाच्य समास, जो आपको शेयर भी की है। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता, वहाँ अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। यहाँ प्रति क्या है? अव्यय, ठीक है।
और दूसरे उदाहरण यहाँ पे मैंने दिखा आपको शेयर किए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर, ठीक है। आजीवन, जीवन भर। यथाशीघ्र, जल्दी ही। तो ये जो शब्द ये आएंगे, ये किसके अंतर्गत आएंगे, अव्ययवाय समास के अंतर्गत। क्यों, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है। और जो समस्त पद क्या किसका काम करता है, क्रिया विशेषण का। मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययवाय समास कहते हैं। पहला पद क्या हो, अव्ययवाय, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मतलब अव्यय हो तो उसे अव्ययवाय समास कहते हैं। इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, इसके आरंभ में अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययवाय समास कहते हैं। जैसे गली गली, मतलब प्रत्येक गली, हाथों हाथ, हाथों से हाथ, है ना। ये सब जो है शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, अव्ययवाय समास के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दिनों दिन, दिन ही दिन, आजीवन, जीवन पर्यंत, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने पहले से ही यहाँ पर आपको शेयर कर दिए। दूसरा समास है यहाँ पर कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद विशेष, है ना। अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे अब एक समास पद में बता रहा हूँ, नीला अंबर, नीला है जो अंबर। तो जिस समास में पहला पद विशेषण, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि नीला है, पीला है ना। अधपका, आधा पका, अधपका मतलब आधा पका, है ना। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसको हम काली मिर्च बोलते हैं। महान पुरुष, महापुरुष, है ना, महापुरुष, महान पुरुष। भला मानुष, भला है जो मानुष। तो जिस समास में पहला पद विशेषण का कार्य करता है ना, विशेषण का रूप बताता है, विशेषण के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसे हम कर्मधारय के समास के अंतर्गत लेते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने यहाँ पे शेयर किए थे। अब अपन अगला देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। अच्छा एक मिनट, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष की परिभाषा थोड़ी सी आपकी छुप रही है, स्क्रीन पर ठीक से दिख नहीं रही है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौण होता है। उत्तर पद कैसा होता है, प्रधान, ठीक है, तथा दूसरा पद जो है पूर्व पद जिसको कहते हैं अपन, वो गौण होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसमें विभक्तियों के चिन्ह, विभक्ति के चिन्ह आपको मालूम है, को, के, द्वारा, के, को, के लिए, है ना, कर्ता ने, कर्म को, ये जो विभक्ति वाले चिन्ह आप लोग को याद होंगे। तो इससे, है ना, इनका लोप हो जाता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा जो विभक्ति चिन्ह है, इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे माखन चोर, तो हम इसको यदि पढ़ें तो माखन को चुराने वाला। तो ये तत्पुरुष समास जो है, ये पूरे उसी रूप में फिर बदलते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, है ना, ठीक है। कर्म का क्या हुआ, कर्ता ने, कर्म को, है ना, तो माखन को चुराने वाला, माखन चोर, को क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, है ना, लोप हो जाएगा, इसका ये दिखाई नहीं देगा। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, को क्या हो गया, लोप हो गया। फिर करण तत्पुरुष, करण से के द्वारा, इस चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हस्त लिखित, हस्त से लिखित, है ना। संप्रदान तत्पुरुष, के लिए चिन्ह का लोप हो जाता है। के लिए मतलब हवन सामग्री के लिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इस प्रकार से जो विभक्ति चिन्ह है, इनका यहाँ से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और ये इतने जो अपन इसके और दूसरे रूप देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस समास के भेद तथा उदाहरण अपन यहाँ पर देखें कि ये जो समास है तत्पुरुष समास, इसको 5-6 भागों में क्या किया गया, बांटा गया है ना। इसके भेद कितने हैं, 6। तत्पुरुष समास के कितने भेद यहाँ पर, 6। और इसमें क्या है, विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ये आपको याद रखना है, इसमें विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप होता है, ठीक है। अब इसके बाद है चौथा समास है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक, वह द्विगु समास कहलाता है।
अब इसका यदि हम मतलब पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक, ये आपको संख्या का बोध कराएगा। पहला पद आपको किसका बोध कराएगा, संख्या। जैसे हम बोलते हैं तिरंगा, तिरंगा है ना, तिरंगा झंडे के बारे में बात करते हैं। तिरंगा मतलब 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार। नवग्रह, नवग्रह का समाहार है ना। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। तो अपन ये क्या देख रहे हैं, द्विगु समाज में क्या होता है, जिस समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद कैसा होता है, संख्यावाचक, वो कहलाता है द्विगु समाज। तो इसके समस्त पद कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जैसे नवग्रह, नवग्रह का समाहार, नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है इसके बाद आपके आते हैं, मैं जल्दी जल्दी और इसको बता दूं। एक है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास है ना, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पदों का संबंध अन्य पद से हो। जिसका कोई भी पद कैसा नहीं हो, प्रधान नहीं हो। जैसे नीलकंठ, इसका कोई पद प्रधान नहीं हो, है ना, लेकिन और क्या लिख रहा है कि और दोनों पदों का संबंध अन्य पद से हो। जिसका संबंध कैसा हो, अन्य पद, है ना, कोई विशेष बात अपने की जा रही है, मतलब यहाँ तीसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पर क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। अब इसको यदि अपन देखें तो कैसा हो जाएगा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ मतलब शिव, अर्थात शिव, है ना। दशानन, 10 आनन है जिसके, 10 सिर वाला, मतलब रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो जब इसमें क्या होता है, जिस समाज का कोई भी पद प्रधान न होकर दोनों पदों का संबंध इससे नहीं होता है और कोई तीसरा पद जो है प्रधान होता है, तो तीसरा कोई पद जो है प्रधान हो जाता है, तो उसको अपन किसके अंतर्गत लेते हैं, बहुब्रीहि समास में। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पदों का संबंध अन्य पद से हो, है ना, और तीसरा पद प्रधान हो, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको बता दिए। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद, है ना, प्रधान हो और कोई भी पद गौण नहीं हो, कोई भी पद छोटा नहीं हो, उसे द्वंद्व समास कैसे अपन कहते हैं। जैसे माता पिता, इसमें जो जब दोनों पदों को हम जोड़ते हैं तो समुच्चय बोधक अव्यय और, है ना, और का यहाँ पे लोप हो जाता है। यहाँ पे जैसे माता और पिता को हम क्या लिखते हैं, माता पिता, एक डैश लगा देते हैं। ऊंच नीच डैश लगा देते हैं ना, समुच्चय बोधक अव्यय लगा लेते हैं। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। भूखा, भूखा प्यासा, भूखा और प्यासा। तो इस प्रकार से छात्रों, यहाँ पे बहुत जल्दी में मेरे को ये वीडियो ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि इतने आसानी से समास समझाया तो नहीं जा सकता, लेकिन समय के अभाव के कारण इस वीडियो को यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। और जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास लगेगी तो इसको मैं फिर आपको इसके बारे में आपको बताऊँ। धन्यवाद।